चुनाव के पहले सारी समीकरण जातिगत समीकरणों में बदल जाते हैं और कैसे नक्सल से लगभग 14 जिला ग्रसित था और उन्होंने नक्सल लगभग खत्म कर दिया। अगर टिकट वितरण को देखेंगे तो लगभग 37% टिकट जो है तेजस्वी जी ने सिर्फ यादव जी को दिया है, एक पर्टिकुलर कास्ट को। वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि इनकी राजनीति बहुत खराब है, लेकिन इन्हीं के साथ काम किए थे। अगर आप ये कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिहार में जातिगत मुद्दे हट जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। नमस्कार, द पिलर लाइव के लिए मैं नमस्कार राजू सर। सिंह सोलंकी। अब बिहार चुनाव 2025 के चुनावी मंथन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम के आर्या जी, जो बिहार चुनाव पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर। बिहार में जो चुनाव है 2025 चल रहा है, इसमें दो तरह के संदर्भ हैं, पहला सोशल मीडिया का, दूसरा जमीनी हकीकत। तो किस तरह देखते हैं आप? सर, जमीनी हकीकत इस चुनाव में बहुत अलग है पिछले चुनाव से, इसलिए क्योंकि एक तो न्यू जनरेशन इंटर कर रहा है जो जेनजी के नाम से बहुत फेमस है, वो भी नए वोटर्स होंगे। दूसरा, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 7 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के रूप में हैं, उनका कार्यकाल का आकलन होगा। तीसरा, जो नए चुनाव में एक प्रतिद्वंदी के रूप में आए हैं जन स्वराज लेकर, उनका अलग विशेष है। तीसरा पक्ष है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक अलग मायने दे रहे हैं। हालांकि मुद्दे जो हैं आज भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के हैं, बहुत ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी से भी जुड़े हुए हैं सर। नहीं, मेरा था जमीनी हकीकत और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, दोनों में कितना अंतर समझते हैं आप? सर, सोशल मीडिया पर जो है वो इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन क्या वो बिहार के जो ट्रेडिशनल वोटर हैं उनके वोट को तबलीग कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बिहार में अक्सर हाँ देखा गया है कि जस्ट 2-3 दिन पहले, चुनाव के पहले, सारी समीकरण जातिगत समीकरणों में बदल जाते हैं जो लोकल मुद्दे होते हैं उनमें बदल जाते हैं। तो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हम अपेक्षा तो करते हैं कि करेगा, लेकिन बहुत टफ है बिहार के संदर्भ में से। दूसरा, नीतीश कुमार जी जो 17 साल से सत्ता में हैं, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ होते हैं, तो उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर आप उस चुनाव में? सर, नीतीश कुमार का कार्यकाल 2-3 चीजों के लिए बहुत याद किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा याद करना चाहिए उनके कार्यकाल को, जो मैं समझता हूं, कि कैसे एक बिहार प्रदेश जो उनको मिला था बहुत पिछड़ा, जब वो 2004 में फुल फ्लेज बने थे, और कैसे नक्सल से लगभग 14 जिला ग्रसित था और उन्होंने नक्सल लगभग खत्म कर दिया है। सिर्फ इस बात के लिए ही नीतीश कुमार को बहुत सारा क्रेडिट मिलना चाहिए कि एक नक्सल प्रभावित राज्य को नक्सल मुक्त किया है। दूसरा, मैं खुद ही बिहार में बचपन गुजारा हूँ, जहाँ पर मैं जाता था बाढ़ के टाल एरिया में, तो पैदल 2 घंटे चलता था तो पहुंचता था कहीं। वहाँ रोड है, बिजली है, जो दिन भर बिजली नहीं रहती थी, बिजली के खंभे तक नहीं थे। इस रूप में बहुत याद किया जाएगा उनके कार्यकाल को। जन सुविधाओं के लिए आगे तक नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में, तो ऐसे क्या मतलब उनको कौन सी पार्टी ज्यादा भाती है? सर, जो नीतीश कुमार का नेचुरल जो कंफर्ट जोन है वो बीजेपी के साथ है। 17 सालों में लगभग 14 साल तक वो बीजेपी के साथ रहे हैं, तो बीजेपी के साथ बहुत स्वाभाविक उनका गठबंधन है और बहुत ज्यादा मिलता है उनको सहयोग बीजेपी के तरफ से, मुझे जो लगता है। और सिंस अभी केंद्र में सरकार है, तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर, इन सब का सभी का सहयोग भी मिलता है और योजनाएं भी पिछले बजट हुआ है उसमें काफी कुछ मिला है बिहार को। तो बहुत ज्यादा इनको लाभप्रदक एक तरह से अलायंस है बीजेपी के साथ, और वो हमेशा इसमें फायदा रहा है बिहार को। तो मुझे लगता है बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं बीजेपी के साथ सर। हम तेजस्वी की और पीके की बात करें, सिर्फ 2-3 और क्वेश्चन है मेरे। जो शराबबंदी और बच्चियों को साइकिल बांटना,
और 10,000 हम्म। रुपए माता बहनों को भी बांटना, ये क्या हम्म। लाभ पहुंचा पाएगा बिहार चुनाव में? देखिए, शराबबंदी एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा महिलाओं को एम्पावर किया है। इसमें लीकेज भी है, नो डाउट लीकेज है, लेकिन थ्योरेटिकली तो बहुत है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं शराब से, और तो उन्होंने पॉलिसी वाइज बंद किया है तो ठीक है, वो है। लेकिन उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हो सकता है कई लोगों का आरोप रहा हो। दूसरा, जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, उन्होंने सोशल जो जस्टिस है उसका सशक्तिकरण बहुत अच्छे से किया है। ना सिर्फ ओबीसी बल्कि जो ईबीसी के रूप में कैटेगरी बांटा है, वो भी बहुत ज्यादा लाभप्रदक रहा है बिहार अति के पिछड़ा। क्षेत्र में। जी। अति पिछड़ा। और ये सोशल इंजीनियरिंग उनका बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। और एक ये सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस को मिटाए हैं, और ये प्रभावी रहा है नक्सलिज्म को भी खत्म करने में, ये इंजीनियरिंग। और साइकिल जो बच्चियों को बांटी है उन्होंने। हाँ, साइकिल जो बच्चों को बांटे हैं वो बहुत ही, इनको वोट में भी तबलीग किया था पिछले बार भी, और इस बार भी ये जो गर्ल्स के लिए और महिलाओं के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं देखिएगा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, जो मुझे लगता है। बात करते हैं लालू के लाल तेजस्वी यादव के लिए, वो कहते हैं क्या, बाहरी बनाम बिहारी, हम्म। कौन राज करेगा बिहार में? देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी में फर्क समझना चाहिए। तेजस्वी जी में, तेजस्वी जी हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि ये कास्ट सवर्णों की राजनीति करती है। लेकिन आप अगर अगर टिकट वितरण को देखेंगे तो लगभग 37% टिकट जो है तेजस्वी जी ने सिर्फ यादव जी को दिया है, एक पर्टिकुलर कास्ट को। तो आप ये आरोप लगाकर ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कि इनके पास जब ये बातें करते हैं तो बहुत ज्यादा विजन नहीं दिखता। जैसे 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, नौकरियां। लेकिन लेकिन उनका ये हर नहीं घर दिखता नौकरी। कि इतना, हाँ, इतना सारा फंड कहाँ से आएगा, क्या इतने नौकरियों को कैसे वो मैनेज करेंगे। बिहार में अभी तक 70 साल के शासन में 30-35 लाख ही नौकरियां लग पाई हैं, तो इतना नौकरियां कहाँ से ले आएंगे। बहुत सारे हैं जो विजन को रिलेटेड हैं, और इमेच्योरिटी भी दिखाती है समटाइम्स। नहीं, वो कहते हैं मैं पूरी गुणा भाग करके पूरा रिसर्च करके तब बोलता हूँ। नहीं नहीं, ये बात हो सकता है वो बोलते हों, उनका सम्मान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से कैलकुलेट किए हैं या उसके पीछे के होमवर्क किए हैं, क्योंकि उनकी बातें और उसको कार्यान्वित करने में जो प्रॉब्लम्स है उससे बहुत ज्यादा अंतर है। मैं आंकड़ा छोटा सा रखूंगा सर, हमने एक वीडियो बनाई थी, रिसर्च किया था। तो हम्म। बिहार में करीब 13 लाख 10th पास बच्चे हैं, 11 लाख 12th पास बच्चे हैं, 80 लाख ग्रेजुएट हैं। इस करीब करीब हम्म। 1.25 करोड़ स्टूडेंट हैं, इसमें जो नौकरी चाहिए। और हम्म। टोटल जो घर बैठते हैं 2.25 करोड़ बैठते हैं, और नौकरी है जो हम्म। करीब बता रहे हैं 30-35 लाख है। आंकड़ा तो हम्म। काफी अंतर आ रहा है, और बजट कहाँ से लाएंगे? हम बात कर रहे हैं बिहारी बनाम बाहरी का नारा कितना कारगर साबित होगा इस चुनाव में? सर, इस चुनाव में बिहार के जो बिहार है वो एक ऐसा राज्य है जो पूरा देश को हमेशा भारत माना है। ट्रेडिशनली कभी भी बिहार कभी नहीं कहता कि हम सिर्फ बिहार के हैं, वो कहता मेरा भारत है। हमेशा भारत के दिल में बसता है बिहार। तो ये नारा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव, और यदि लगता भी है तो उन्हें ये चीज चाहिए था कहना कि कितने उद्यम, कितने कारखाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, ना कि नौकरियां सिर्फ देने की। यदि वो कहते तो लोग बाहर से आते तो आप कह सकते थे कि बिहारी लोगों को ही सिर्फ रोजगार देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका असर दिखने को मिलेगा। उन्होंने दो शब्द निकाले, माँ बेटी। एम हम्म। ए एम से मतलब रोटी कपड़ा और मकान, तीनों, हम्म। अन्न मकान और आदर्श बनाए। ऐसे बेटी से बनाया उन्होंने, बेटी से 4 शब्द बनाए उन्होंने, इनकम बढ़ाएंगे हम्म। और ट्रेनिंग देंगे, मतलब बेटी शब्द का है जो जो आप कह रहे हैं, सारा उन्होंने घोषणा कर रखी है। हाँ, घोषणाएं कर रखी हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये कहना मुश्किल। देखिए, घोषणाएं एक अलग चीज है, घोषणाएं करती हैं हमेशा, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक और उसके पीछे का कार्यान्वित होने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ घोषणाएं कर देते हैं। जैसे नौकरियों की घोषणाएं तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे उसका कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। उसी तरह ये सब सारी चीजें एक एक जुमला लगता है ज्यादा, रेदर देन एक
एक सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश से ज्यादा। अभी हम पीके पे लास्ट में आएंगे, उससे पहले जानना चाहेंगे राहुल गांधी का क्या रोल समझते हैं आप बिहार की राजनीति में? प्रियंका और राहुल कब से शायद बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। देखिए, इनका असर तो होगा, क्योंकि बिहार में या पूरे देश में राहुल की बातों को बहुत लाइटली अब नहीं लिया जाता। लिया जाता है इनका भी बात सीरियसली। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील कर पाएंगे बिहार जैसे स्टेट में? ये बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कोई जनाधार रहा नहीं है, कोई कार्यकर्ता उनके रहे नहीं है, और कोई भी ग्राउंड लेवल पर वर्क करने के लिए आता नहीं है। दूसरा, जब आप देखेंगे कि बूथ पोलिंग पे भी उनके कोई कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं पिछले कई चुनावों से, तो ये कहना कि सिर्फ मुद्दे उठाकर नहीं किया जा सकता। बीजेपी इतना ज्यादा सशक्त इसलिए भी है कि वो ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करती है, वो अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू काम करती है। इस कारण उसके वोट तबलीत होते हैं, उसके वोट पर्टिकुलरली बनते हैं, लोग वोट देते हैं। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, उनके आने से ऐसा नहीं है कि उनको उनको सिर्फ ये कह दिया जाए कि वो आए और चले गए। उनका कुछ ना कुछ तो असर होगा। बात बीजेपी की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की और अमित शाह जी गृह मंत्री की बात करेंगे। क्या असर देखते हैं कि अकेले बीजेपी चुनाव नहीं लड़ पाती बिहार में, उन्हें बैसाखी चाहिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ कि अकेले लड़ने में उसे वो कंफर्ट फील नहीं करती। लेकिन उनका बेस्ट गठबंधन होता है हमेशा से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की बहुत साफ सुथरी छवि है। हमेशा से वो 17 सालों से रहे हैं, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं है। विपक्षी भी मानते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं। तो ये छवि उनको बहुत भाती है बीजेपी को। दूसरा, बीजेपी के जो लोकल नेता हैं उसमें कोई ऐसे नेता बहुत ज्यादा दिखते नहीं हैं जो बहुत लीडरशिप को आगे ले जाएं। बीजेपी को अब यंग जनरेशन पे वर्क करने की जरूरत है, जिनकी छवि साफ हो और जो इस पार्टी को बिहार में एस्टेब्लिश कर सके बहुत ज्यादा अच्छे से। बीजेपी की एक और अपनी कहानी है या स्ट्रेटजी है, वो नेता हायर कर लेती है, तोड़ लेती है। बजाय तोड़ने के या मोड़ने के अपने कार्यकर्ता को प्रमोट करे तो शायद ज्यादा बेनिफिट हो सकता है क्या? देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज है जिसमें इस चीज को इनकार नहीं किया जाता कि हर एक पार्टियां करती है। अब मुझे मुझे याद है कि कांग्रेस भी एक समय में ऐसे ही जब सत्ता में थी तो था। तो इससे ज्यादा अगर पार्टियां एक तरफ से आरोप लगती है कि तोड़ती हैं, तो एक तरफ से लोग टूटते भी तो हैं। उन जो पार्टियां जो जा रहे हैं उन पे भी तो आरोप लगना चाहिए कि उनकी निष्ठा कहाँ जाती है जो पुराने पार्टियों में होते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जिसको सिर्फ एक तरफ लगा देना या एक पार्टी में लगा देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है कि अगर दूरगामी दृष्टि से देखा जाए, बहुत दूर की दृष्टि से देखा जाए, तो इसको ये बहुत सस्टेनेबल थिंग नहीं है। इससे ज्यादा है कि कार्यकर्ता को बढ़ावा दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्यकर्ता कब तक कुर्सी और दरी बिछाते रहेंगे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम हाँ एक और हाँ। लास्ट वो करेंगे। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे आप? कितनी रोशनी चिराग फैलाएंगे वो बिहार में? पासवान चिराग पासवान अभी यंग हैं, और उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक तरह से वो क्या कह सकते हैं कि बहुत आशान्वित रहते हैं और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी की तरह दिखते हैं समटाइम्स, कि सत्ता उन्हें बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन बीजेपी और नीतीश जी के गठबंधन में इनका स्थान मुख्यमंत्री तक का तो नहीं है। हाँ, एक पावरफुल नेता के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी या नीतीश की पार्टी अगर आती है तो इनका मुख्यमंत्री बनने का चांस तो मुझे नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाई तुम पे इतना बड़ा मंत्रालय है, आपने बिहार के लिए क्या किया? हम्म। हाँ, ये बात तो है कि बिहार के लिए उनके आरोप को, यही कारण है यहाँ पर देखिए प्रशांत किशोर का रेलेवेंस यहाँ पे आता है। आएंगे, उसी पे कम से आएंगे हम आगे। हाँ हाँ, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उठने लगे हैं डेवलपमेंट के, जो बहुत जरूरी है बिहार में। बिहार बहुत ही पिछड़ा था, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। इसको बहुत अपने पैरों पे खड़ा होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा,
काम हो रहा है, बहुत सारे सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, बहुत सारे क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए कार्यक्रम हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है बिहार। इसको जरूरत है इस पे मेहनत करने की। आता है प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर की क्या स्ट्रेटजी मानते हैं आप? और तक उन्होंने चुनावों का प्रबंधन किया है लोगों के लिए, इस बार खूब चुनाव में है, कुछ चुनाव लड़ नहीं रहे, वो लड़ा रहे अपनी पार्टी को। लोग कहते हैं शायद वो इसलिए नहीं लड़ रहे, पार्टी हार जाए कोई बात नहीं है, मैं हार गया, दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा और लोग मेरे पर ताने मारेंगे। क्या कहेंगे देखिए, प्रशांत किशोर के लिए आप? प्रशांत किशोर की कई बातें अच्छी हैं और कई बात उनके अगेंस्ट है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुद्दों को, सही मुद्दों को चुना है, डेवलपमेंट को चुना है, बिहार के उत्थान के लिए चुना है। लेकिन एट द सेम टाइम वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि इनकी राजनीति बहुत खराब है। लेकिन इन्हीं के साथ काम किए थे, इन्हीं के साथ वो काम कर चुके हैं, तो क्या उस समय नहीं दिखा था कि बीजेपी खराब थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बिजनेस और सौदागर के रूप में एस्टेब्लिश अपने आप को कर रहे हैं, जो कि गलत है। राजनीति में, राजनीति में आपको लीडरशिप के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहिए अपने आप को। अगर आप बीजेपी के कामों को बहुत खराब कह रहे हैं, तो आप उसमें शामिल थे, आपने बीजेपी के प्रमोशन में काम किया था। उस समय क्या आपको देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए था यदि इतनी खराब थी तो? ये जेडीयू चीज के साथ भी हमेशा, रहे वो। जेडीयू के साथ में भी रहे, जेडीयू के बहुत बड़े पोस्ट पे रहे, हेलो। तो क्या उस समय जेडीयू खराब नहीं था? यदि आप ही के अनुसार यदि सोचा जाए तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप ना सिर्फ लीडरशिप थोड़ा कम और सौदेबाजी थोड़ा ज्यादा दिखाता है। आज भी वही कर रहे हैं, अपने खुद नहीं लड़ रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं और सोचते हैं कि कुर्सी रिमोट कंट्रोल से चले। तो ये थोड़ा सा उनमें दिखता है, हालांकि मुद्दे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं और उन्होंने काफी मुद्दे होना पदयात्राएं भी की हैं। मुद्दे होना अलग बात है, जमीन पर वोट में बदलना उसका अलग मैटर है, किंतु प्रशांत किशोर पर ये आरोप है कि उन्होंने जो टिकट वितरण किया है पैरासूट से लाकर के दे दिया है, जो 3 साल से कंधे से कंधा मिलाकर लोग जो क्षेत्र में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको देखिए, दरकिनार एक कर तो दिया है, हायर करके टिकट दे दिया है। एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑन द नेम ऑफ एजुकेटेड पीपुल आप सभी को ऐसे नहीं दे सकते, जो पैसे वाले हों, जो एजुकेटेड हैं उनको वोट। राजनीति दूसरी चीज है। राजनीति, कई लोग गांवों में सेवा करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन गांव से जुड़े होते हैं। हमारे दादाजी हमारे को बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जी। लेकिन गांव की भलाई के लिए हमेशा से थे। तो क्या वो राजनीति में आ नहीं सकते? ये कह देना कि हाँ हम डॉक्टर को ले आए, इंजीनियर को तो आप एक एग्जाम ही बना दीजिए, एक एग्जाम रख दीजिए, उसमें जो पास करते हैं उनको वोट डाल दीजिए। ये ये अच्छी रणनीति मुझे नहीं लगता। रणनीति में क्वालिफिकेशंस मैटर करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं वो लोग राजनीति में अच्छे नहीं करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवी रहे हैं जो बहुत कम क्वालिफाइड रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रयोग किया था पहली बार दिल्ली में, जितने भी इस तरह के जो रिटायर्ड अधिकारी थे हम्म। सब चुनाव हार गए थे। हाँ, तो क्या ये होता है बिहार में क्योंकि क्या रहेगा? क्योंकि क्योंकि राजनीति कोई एग्जाम नहीं है जिसको क्लियर किया जा सके कि आप पढ़े लिखे को ले आए और डिग्रियां दिखाकर आप कर दिए। राजनीति एक सेवा भाव की काम है, और अगर सेवा कोई बुजुर्ग या कोई ऐसे व्यक्ति जो समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हों, उनकी उनकी प्राथमिकता दी जाएगी, उनको लोग मानेंगे। लेकिन आप सिर्फ दिखा देंगे कि नहीं ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये बड़े वकील हैं, उनको टिकट दे दिया जाए। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे धन दौलत की बात हो जो कि मीडिया में नहीं आती हो, लेकिन इस तरह से चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव जीतने के लिए आपको कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को चुनना पड़ेगा जो जमीनी तौर पे काम करते हैं, तभी वो जीत पाएंगे। एक और आरोप लगा है जनसुराज पार्टी के ऊपर, खासकर पीके के ऊपर, कि वो बिहार में तो हैं, उनके बच्चे दिल्ली रहते हैं, वो कभी यहाँ नहीं आते। तो क्या कारण ये चुनाव जीत भी जाएंगे और सत्ता में आ भी जाएंगे तो यहाँ बिहार का विकास कैसे कर पाएंगे? उनका परिवार तो दिल्ली रहता है, वहां चले जाएंगे वो तो। यही है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब सामने उनके बारे में एनालिसिस करते हैं, हम लोग करते हैं, चाहे मीडिया करती है, तो वो लोग
चिड़चिड़े ढंग से जवाब भी देते हैं और कहते हैं पढ़े लिखे तो हैं। उनके वो आरोप लगाते हैं कि आपके भी पार्टी के तो नेता के विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप अगर नए ढंग से किसी राज्य में इंटर कर रहे हैं, राजनीति में इंटर कर रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ता जमीन से जुड़े होने चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशंस और पैसे और सिर्फ सोशल मीडिया में दिखावा करके आप वोट हासिल नहीं कर सकते। और स्पेशली बिहार में, जो कि राजनीति तौर पे बहुत सजग राज्य है। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न है मेरा। बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, पढ़ाई का, कमाई का, दवाई का, सिंचाई का, वो एक तरफ हो जाते हैं, जातिवाद एक तरफ हो जाता है। 2025 में क्या रहने वाला है मुख्य मुद्दा चुनाव का? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिहार में जातिगत मुद्दे हट जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो रहेगा, हाँ, उसके साथ मुद्दे रहेंगे वो, और वो मुद्दों के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन जातिगत मुद्दे हट नहीं सकते। ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। अंतिम प्रश्न सर मेरा, क्या कहेंगे बिहार के चुनाव के लिए? आप कुछ भी सर बताइए, आप युवाओं के लिए, बुजुर्ग के देखिए, लिए, महिलाओं के लिए। हम लोगों को डेमोक्रेसी में बिलीव करना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। और खासकर ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि बहुत सारे बिहार में यंग बच्चे जो नए शामिल हुए हैं वो 2 होंगे। करोड़ के करीब। हाँ, 2 करोड़ के लगभग करीब। और जो बांग्लादेश, नेपाल, ये सब में हुआ है, उसकी भी पृष्ठभूमि बैकअप माइंड में कहीं कहीं लोगों की होगी। तो ध्यान देने की जरूरत है कि जो नए जनरेशन है उनका वोटिंग पैटर्न क्या होगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए भी क्या आह्वान है आपका? हाँ, वोटिंग परसेंटेज, देखिए, कोई भी समाज में अगर वोट नहीं डाल रहा है तो एक तरह से वो बहुत ही गलत कर रहा है। वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे हम डेवलपमेंट के काम को कर सकते हैं। राजनीति में अच्छे लोगों को भेजेंगे तो अच्छे काम होंगे। अगर राजनीति में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गलत ही होगा। तो हम सभी से अपील करते हैं कि इस चुनावी, जो आने वाला चुनाव का सीजन है और जो बिहार का स्पेशली चुनाव है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और सभी पार्टियां कोशिश भी कर रही हैं। इससे देश की डेमोक्रेसी और देश का भला बहुत ज्यादा होगा। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने कि डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए वोट परसेंट ज्यादा बढ़े, और युवाओं को इस सोच के वोट डालना चाहिए कि आप अच्छे नेताओं चुनेंगे, बिहार का विकास बहुत होगा, अच्छा काम होगा। तो बहुत हम्म, बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार।